हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विजन आर्किटेक्ट। मैं आर्किटेक्ट कपूर आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एन 1200 स्क्वायर फीट हाउस। जी हाँ, बहुत ही लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम अपनी कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कैसे देख सकते हैं कि हमारे कंस्ट्रक्शन हमें अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की करनी है तो हमारी कंस्ट्रक्शन में जो कितनी कॉस्ट है कि हमारा कितना पैसा लगेगा। तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन होती है, बस थोड़े बहुत चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है और हमेशा हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा कितना एरिया हमारा कवर्ड हो रहा है एक साइड में कंस्ट्रक्ट होने के लिए, उस एरिया को लेकर ही हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एन 1200 स्क्वायर फीट हाउस इन 2020। जैसे कि आपको पता है ईयर वाइज प्रोडक्ट के और मटेरियल्स के रेट भी बढ़ते रहते हैं और डिफरेंट चीज़ों में हाइक भी आता है। वैसे ही 2020 में जो है लेबर कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज़ हुई है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हुई हैं। जनरली पर स्क्वायर फीट कॉस्ट क्या होती है अगर हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं, ये वेरी करती है 1200 स्क्वायर फीट से लेकर 1600 स्क्वायर फीट तक। एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें आपको सारी एमिनिटीज सब प्रोवाइड हो जाती हैं। अगर आपको बहुत ही लग्जरियस हाउस बनाना होता है तो उसकी कॉस्ट जो है डिज़ाइनिंग के ऊपर और जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर कॉस्ट फाइनल की जाती है। ये रेट्स जो हैं ये एक बेसिक रेट्स हैं कि इन रेट्स पे आप मार्केट में इजीली अपना जो हाउस है कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। अच्छा, अब 3 तरीके की क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 3 तो वो हो गई जिसमें आपको मिनिमम रेट्स पे आपको काम आसानी से मिल जाएगा। जरूरी नहीं 1200 है तो कई लोग क्या हैं 1100 में भी करने को तैयार होते हैं काम, पर वो अंतर सिर्फ आ जाता है आपका जहाँ पे मटेरियल और इस क्राइटेरिया में। अगर जिस आदमी को पता है कि किस टाइप का मटेरियल यूज़ होना है या कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, उसके लिए तो बढ़िया है, वो तो लेबर रेट पे भी कंस्ट्रक्ट करा लेगा। पर जैसे कोई नॉर्मल लोग होते हैं जिन्हें कंस्ट्रक्शन के बारे में ABCD भी नहीं पता होती, तो उन लोगों को अगर आप लोग सही से काम कराना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के पास जाइए, किसी अच्छे आर्किटेक्ट के पास जाइए, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे आपको कैसे पूरे प्रोसेस को आगे उसके फाइनल एंड प्रोडक्ट तक लेके जाना है। क्लास 1 जो हमारी आती है वो होती है जिसमें हम जैसे कि हमें बनाने बंगलोज टाइप बनाने हो, एकदम फुल लग्जरियस हाउस बनाने हो, तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट डिपेंड करती है। बेसिक एक स्टार्ट होता है जो 4500 से स्टार्ट हो जाता है और ये एंड है, इसका कोई एंड नहीं है कि ये कितना लंबा भी चल सकता है, ये आपके सब रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो 1200 स्क्वायर फीट का अगर हम इसको लेते हैं तो इसको कंस्ट्रक्ट कराने में हमारी कितनी कॉस्ट आएगी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 1200 स्क्वायर फीट एरिया कैसे आया। जैसे कि मान लीजिए हमारे ये पूरी हमारी साइट है, इस पर हमने ये कंस्ट्रक्शन कराई, तो जो ये हमारे प्लिंथ एरिया जितना भी हमारा प्लिंथ एरिया होगा ना उसको हमने कैलकुलेट करना है। उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे कितने स्क्वायर फीट एरिया में काम हुआ है, उसी के उस पर कंस्ट्रक्शन करानी है। जैसे 1200 स्क्वायर फीट था तो 1200 स्क्वायर फीट पे हमने काम करा है, इंटू में हमने जो रेट लिया है वो लिया है 1200 पर स्क्वायर फीट। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पे जो हमारी कॉस्ट आती है वो आती है 14,40,000, जिसको हम डिवीजन करते आएंगे, जिसमें क्या होता है 25% जो होता है हमारी लेबर कॉस्ट होती है और 75 जो होता है हमारी मटेरियल कॉस्ट होती है। हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उनकी फील्ड नहीं है कंस्ट्रक्शन की, या वो बहुत अपने बिजनेस में बिजी हैं, आप लोग साइट्स को नहीं देख सकते। तो आप लोग किसी स्पेसिफिक बंदे से ही कंसल्ट करें अपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे और आपको मटेरियल की या किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो वो आपको बेवकूफ़ बना सकता है, आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ कर देगा और मटेरियल भी हल्का लगाएगा, नुकसान आपको होगा, आपके सारे घर को नुकसान होगा, ख़राब मटेरियल लग जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। बात करते हैं अब, जैसे लेबर कॉस्ट हमारी आई, हमारी 14,40,000 हमारी टोटल कॉस्ट है। उसमें अब हमने जब 25% हमारा लेबर का कॉस्ट आई तो 3,60,000 आ गई। मटेरियल के हमने 75% निकाला तो हमारी आ गई 10,80,000। अब बात करते हैं कुछ मटेरियल्स की जो मैं प्रेफर करता हूँ कंस्ट्रक्शन में। ये मेरे सारे प्रीवियस वर्क के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन से मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ। कई लोगों की चॉइसेस डिफरेंट भी हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये जो मैं मटेरियल बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरी पर्सनल यूज़ के ऊपर है। सबसे पहले हम स्टील की बात करते हैं। स्टील जो होता है हमारा जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है उसका 14% होता है। मैं जो प्रीफर करता हूँ टाटा की स्टील यूज़ करता हूँ।
क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी गारंटी इनकी ये होती है कि ये स्क्रैप से नहीं बने होते। तो अगर इनके 14% निकालेंगे तो हमारे पे कॉस्ट आती है 2,16,000 रुपये। सीमेंट जो होता है हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 16% होता है, तो उसको हम जब निकालेंगे 16% तो ये हमारे पे आता है 2,30,400। मैं प्रेफर करता हूँ या तो ACC का सीमेंट या फिर अल्ट्राटेक का। सैंड जो होती है वो उसका 8% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, वो आती है 1,15,200। बेसिकली प्रेफर किया जाता है कि हम क्रशर से जो हमारी सैंड आती है हम उसको यूज़ करें। तो उसका एक बेनिफिट है क्योंकि कई बार क्या होता है, जब भी हम सैंड लेते हैं तो हमें देखना चाहिए जो उसमें शाइनिंग पार्ट होता है वो ज़्यादा ना हो। शाइनिंग पार्ट ज़्यादा होने से वो सैंड हमारी अच्छी नहीं होती। जो हमारा एग्रीगेट होता है वो हमारा 4% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है, उसका जो हमारा बैठता है 57,600 रुपीज़ बैठता है। ये भी आप जो आपके पास इजीली अवेलेबल एग्रीगेट जहाँ से मिल रहे हो या क्रशर से मिलते हो तो आप वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी जो 33% बचता है हमारा मिसलेनियस बचता है, पेंट्स का, विंडोज़ का, डोर, टाइल, प्लम्बिंग, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और एक्सेट्रा। उसकी कॉस्ट बैठती है 4,75,200। अब सबसे बड़ी बात इसमें ना हमारी जो ये है सारी बेसिक चीज़ें हैं जो एक कंस्ट्रक्शन में हमें प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्क जैसे कि मॉड्यूलर किचन या फिर मॉड्यूलर आपको वॉशरूम चाहिए या फॉल सीलिंग्स, उसके रेट इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। वो उसमें एडिशनल चार्ज आपको ऐड ही होता है और वो आपके डिज़ाइनिंग के ऊपर होता है कि जिस हिसाब से आप डिज़ाइन पसंद करेंगे कि हाइड्रोलिक वाली किचन ली है या नॉन हाइड्रोलिक चैनल वाली, उनके ऊपर सारे रेट देखे जाते हैं। वो मैं आपको अपनी आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है हाइड्रोलिक किचन मॉड्यूलर किचन में और चेन वाली मॉड्यूलर किचन में। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हम कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकाल सकते हैं और किन किन एरियाज में हमारे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो डिवाइडेड होती है और कितने कितने % में उसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं कंस्ट्रक्शन की। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ताकि उन्हें भी इस टाइप की नॉलेज मिलती रहे। तब तक के लिए मैं आर्किटेक्ट कपूर आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।